हस्बेंड के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी याद रखिए एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए सारे क्वेश्चंस को एक बार आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर एक या दो बार इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो ताकि आपको सारे क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोट के साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है याद रखिएगा, यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आपको समझाने की ज़रूरत होगी बिल्कुल आपको समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है बोझा ढोने हेतु गाय की अच्छी नस्ल कौन सी होती है, तो वो होती है अमृत महल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि दूध की शर्करा होती है, तो याद रखिएगा दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम लैक्टोज या दुग्धम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैक्टोज या दुग्धम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाती है जिसमें आपको पूछा गया है सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है 6.5। और एक आपको पूछा था रक्त का पीएच। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, दोनों आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो सांड के वीर्य का पीएच 6.5 होता है और रक्त का पीएच 7.4 होता है, दोनों याद रख पाओगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो दूध की शर्करा है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि दुग्ध में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी होती है, तो बिल्कुल उसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोज ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भैंस की किस नस्ल के सींग हसियाकार होते हैं, तो जब भी बात की जाए हसियाकार की, ठीक है, तो हसिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सैफ, तो सिकल सैफ के होते हैं सूरती में। लेकिन अगर आपको पूछा था जलेबी, ठीक है, जलेबी मतलब राउंड 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 राउंड, ठीक है, तो इस प्रकार है, मतलब इतने ज़्यादा राउंड तो नहीं होते, एक से दो होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि याद रखिए जलेबी के आकार के सींग किस में पाए जाते हैं, किस नस्ल में पाए जाते हैं भैंस की, तो याद रखिएगा वो पाए जाते हैं मुर्रा में, जिसे हम खुंडी के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से देख लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन याद किया, आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको पूछा था कि भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियाकार होते हैं, मतलब सिकल सैफ के होते हैं, तब आप बताओगे सूरती के होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा था है कि भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं, तो आप बताओगे मुर्रा या खुंडी भैंस के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाती है? कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि याद रखिएगा कि भेड़ और बकरी में नाड़ी गति किससे ज्ञात करते हैं, तो याद रखिए ये करते हैं जुगलर सिरा से करते हैं। याद रखिएगा गाय और भैंस में कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात करते हैं, जबकि भेड़ और बकरी में जो नाड़ी की गति है ये जुगलर सिरा के माध्यम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि स्ट्रिप कप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रिप कप का जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है थनैला रोग में किया जाता है। किस में किया जाता है? थनैला रोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं याद रखिए एडेक, मतलब डाइट आप याद रखिए एडेक मतलब ADEK। ओके, ये क्या होते हैं? वसा में, मतलब फैट में घुले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन, तो वो होते हैं B कॉम्प्लेक्स और C। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन बन जाता है कि याद रखिएगा जल में घुलनशील, अब जल में घुलनशील है, मान लीजिए हमारे शरीर में ये बॉडी में नहीं पाई जाती, बल्कि इनको तो लेने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये जल में घुलनशील है, मतलब अगर जब भी हम टॉयलेट भी जाएंगे तो भी ये जो विटामिन B या फिर C है ये निकल जाता है, मतलब इनकी कमी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जल में भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया है कि वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। याद रखिएगा वसा को आपको क्रीम भी लिख सकता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वसा को क्रीम भी लिख सकता है या फिर वसा लिख सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्रीम का आपेक्षिक घनत्व बताइए, या फिर आपको पूछ सकता है वसा का आपेक्षिक घनत्व बताइए। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप डायरेक्ट बताओगे 0.93। कितना होता है वसा का आपेक्षिक घनत्व? 0.93 होता है। अब हम बात करेंगे गाय और भैंस के आपेक्षिक घनत्व के बारे में, तो यहाँ पर याद रखिए गाय का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, दोनों का आपको एक से आते याद रखना है कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 होता है, जबकि भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.32 होता है।
ठीक है, दोनों को याद रख पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से वसा का परीक्षण किया जाता है, तो वो बताया, याद रखिए ब्यूटाइरोमीटर होता है। कौन सा होता है? ब्यूटाइरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया टोडा, तो टोडा किसकी नस्ल होती है? भैंस की होती है। कॉमन सा क्वेश्चन, आपको पता होगा टोडा मुख्यतः तमिलनाडु साइड पाई जाती है और किसकी नस्ल होती है? भैंस की ही नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बदमा डेयरी है, याद रखिएगा क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी डेयरी का नाम बताइए, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम बताइए, तो आपको बताना है पद्मा डेयरी, और जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर स्थित है पद्मा डेयरी? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बात करेंगे कि पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए पशु पोषाहार संस्थान है जामबड़ोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जामबड़ोली जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है चेकलो नामक भेड़ को बोला जाता है। चोकला नामक भेड़ को बोला जाता है, और ये चोकला याद रखिए शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? चोकला भेड़। और चोकला भेड़ को ही हम राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसकी जो हम ऊन प्राप्त करते हैं, जो वूल ही से हम प्राप्त करते हैं, वो फाइन क्वालिटी की होती है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। इसी के कारण हम इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो भी हम कहते हैं। क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ऊन किसकी है? मेरिनो नस्ल की है, जो कि स्पेन की है। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में चोकला से सबसे अच्छी प्राप्त होती है। इसलिए याद रखिए राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला नामक भेड़ को पाया जाता है। मतलब भेड़ कहाँ पर पाई जाती है चोकला, तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में ये पाई जाती है। सारे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक करते चलिए। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता दें आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको नोट के साथ साथ मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे पूगल किसकी नस्ल है, तो पूगल होती है याद रखिए भेड़ की नस्ल, और पूगल को हम बीकानेरी के नाम से भी जानते हैं। पूगल को हम बीकानेरी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अंडे का कवच किसका बना होता है। आपको कल भी बताया था ये क्वेश्चन कि अंडे का कवच होता है जो बाहर का जो सख्त आवरण पाया जाता है, आपने सामान्यतः देखा होगा सभी ने, तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। लगभग कितना? 94%। मतलब जो हार्ड लेयर पाई जाती है सफ़ेद वाली, वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या फिर इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो जो अंदर के अंग है, मतलब अंतरांगों की सुरक्षा करना ही याद रखिए इस सख्त आवरण का मुख्य फंक्शन होता है, कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि देसी घी में वानस्पतिक घी का पता लगाया जाता है। अब ऐसी कौन सा टेस्ट है जिसमें अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें देसी घी में वानस्पतिक घी को मिलाया गया है, तो याद रखिए हम यूज़ करेंगे वाउनाउड विधि। ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम याद कर सकते हैं, तो वो होती है वाउनाउड विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे सिंग रोधन में कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। वैसे याद रखिएगा कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास दोनों को यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो होता है कास्टिक पोटास होता है। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलेंगे KCl, सॉरी KOH। हाइड्रोक्साइड है मतलब OH, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, और पोटेशियम तो आप देख ही सकते हो, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम होता है? कास्टिक पोटास का नाम होता है। और कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा का मतलब होता है याद रखिए सोडियम, NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, और कास्टिक पोटास बोलते हैं KOH को बोलते हैं। और सींगों को हटाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? KOH किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, तो दूध में प्रोटीन होती है पायस के रूप में, जबकि वसा होती है निलंबन के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि श्वेत क्रांति है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो उद्देश्य होता है ये होता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दोनों का एक ही पर्पज है, दोनों को एक ही कारण से चलाया गया था। एक ऑपरेशन फ्लड था जिसकी शुरुआत 1970 में की गई थी, ठीक है, और एक श्वेत क्रांति है, तो दोनों का एक ही पर्पज था कि जो दुग्ध उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि लाल क्रांति का संबंध है। लाल क्रांति का संबंध याद रखिएगा मांस से भी होता है और टमाटर से भी होता है, ठीक है, मांस से भी होता है और टमाटर से भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अंगोला किसकी नस्ल है? तो याद रखिए गाय की नस्ल है। सेपरेटा दूध का रंग कैसा होता है? तो हल्का नीला होता है। आप नीला नहीं कह सकते लेकिन हल्का नीला बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। जो सेपरेटा दूध है ये हल्के नीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नवजात बछड़े व जुगाली नहीं करने वाले पशु को नहीं खिलाना चाहिए। याद रखिएगा जो जुगाली नहीं करते हैं उनको कभी भी यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। नवजात बछड़ों व वे पशु जो कि जुगाली नहीं करते हैं उनको कभी भी यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि दूध में विकसित अम्लता किसके कारण आती है? तो याद रखिए दुग्ध में जो अम्लता विकसित होती है वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि खोआ सबसे अच्छा किसका बनता है? तो याद रखिएगा अब यहाँ पर याद रखिएगा कि खोआ की अगर बात की जाए तो खोआ सबसे बेस्ट का बनता है, सबसे अच्छा मतलब सबसे बेस्ट। तो याद रखिएगा बेस्ट सही याद रखिएगा भैंस का बनता है। मतलब मावा है, सभी ने खाया होगा, दिवाली पे हमारे जो मोस्ट फेमस होती है मिठाई वो मावा ही होती है, ठीक है, खोवा जिसे हम बोलते हैं। तो खोवा सबसे अच्छा किसका बनता है? भैंस के दूध का बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं छेना, तो छेना सबसे अच्छा बनता है याद रखिए गाय का। आप तो ऐसे याद रखिए कि जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो खोवा करते हैं, ठीक है। मावा को हम यूज़ करते हैं तो सामान्यतः भैंस का ही बनाया जाता है। इसके अलावा छेना बात करें तो छेना के आप वैसे याद रख पाओगे, गाय का बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें कि किसका दूध क्षय रोग प्रतिरोधी होता है? क्षय रोग जिसे हम याद रखें टीबी के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरक्लोरोसिस, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है क्षय रोग की, तो याद रखिए किसका दूध क्षय रोग प्रतिरोधी होता है? तो वो होता है बकरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ताज़े दूध की अम्लता होती है, ये होती है लगभग 0.12 से 0.14% होती है। कितनी होती है? 0.12 से 0.14% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी अम्लता होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो अम्लता है ये कितनी प्रतिशत अधिक होने पर दूध को अगर हम गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें अम्लता है 0.2 से 0.3 हो गई तो बिल्कुल वो फट जाएगा। वैसे सामान्यतः कितनी होती है? 0.12 से 0.14 होती है। लेकिन अगर मान लीजिए यही 12 अगर 2% भी हो गई तो बिल्कुल गया काम से, मतलब फट जाएगा वो, ठीक है। याद रखिएगा पाई जाती है 0.12 से 0.14, लेकिन अगर ये जो क्या है अम्लता है ये 0.2 से भी अधिक हो गई तो दूध फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि तापमान द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो याद रखिए विटामिन सी है ये, अगर कोई आप सब्जी को भी गर्म कर रहे हो तो भी उससे नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अभी आपको बताया था कि जो बी कॉम्प्लेक्स है या फिर सी है ये पेशाब वगैरह के साथ भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वीर्य में सुगंध आने का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखिए जो वीर्य में जो सीमन में जो सुगंध आती है ये किसके कारण आती है? प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले स्त्राव को कारण होती है। किससे निकलती है? ये याद रखना है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। जो स्त्राव निकलता है कहाँ से निकलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पशु बीमा योजना की शुरुआत याद रखिए 1974 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं सीमेन मतलब वीर्य का जो संरक्षण किया जाता है, जो संरक्षित किया जाता है, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है? तो याद रखिएगा -196 मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और ये भी किया जाता है नाइट्रोजन में। किसके घोल में किया जाता है? नाइट्रोजन के घोल में किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ CO2, तो CO2 का भी घोल यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। कोई सा भी पूछ ले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको पूछता है नाइट्रोजन कितना लेते हैं, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया जाता है, तो आप बताओगे कि सर जी कि -196 डिग्री लिया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है CO2 कितनी लेते हैं, तो याद रखिएगा जो CO2 की जो सांद्रता है इसका जो तापमान होता है ये होता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि साइलेज बनाने के लिए फसल को कब काट लिया जाता है? तो याद रखिएगा ऐसी कोई भी फसल है, जैसे कि साइलेज के लिए मक्का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है,
मक्का हुआ, बरसीम वगैरह हुआ, तो इनका ये बनाया जा सकता है। मक्का और ज्वार, याद रखिएगा मक्का और ज्वार, बरसीम का तो हे बनता है। मक्का ज्वार आपको यहाँ पर याद रखना है कि साइलेज बनाने के लिए मक्का और ज्वार सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इनकी जो कटाई है दूध या अवस्था पर, जिसे हम बोलते हैं मिल्किंग स्टेज, तो मिल्किंग स्टेज पर इनकी जो कटाई है ये कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जबकि हे बनाने के लिए फसल को पुष्प आने पर काट दिया जाता है। अब मतलब यहाँ पर ये समझिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछाता है कि साइलेज बनाने के लिए जो फसल की कटाई कब की जाती है, तो बिल्कुल आप बताओगे कि सर जी साइलेज के लिए हम मिल्किंग अवस्था पर उसकी कटाई करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हे में अगर हमें हे तैयार करना है तो आप किस फसल का किस अवस्था पर कटाई करेंगे, तो याद रखिएगा आपको याद रखना है हे बनाने के लिए पुष्प अवस्था पर, मतलब फ्लावरिंग स्टेज पर फसल को काट लेना चाहिए। ठीक है, साइलेज में मिल्किंग स्टेज पर और हे में फ्लोरिंग स्टेज पर काट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि साइलेज का पीएच कितना होता है, तो यहाँ पर याद रखिए 4.5 से कम होता है। ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड था, वैसे अगर आप एग्जैक्ट याद रखोगे तो 37 से 42 याद रखिएगा, मतलब 3.7 से 4.2 साइलेज का पीएच मान होता है। दोबारा से याद रखिएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए कि 37 से 42 मतलब 3.7 से 4.2 साइलेज का पीएच मान होता है। ओके, और साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है, मक्का और ज्वार का बनता है। हे सबसे अच्छा किसका बनता है, बरसीम का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गाय की किस नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए साहिवाल नस्ल को ही लोला के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो साहिवाल नस्ल होती है इसकी जो त्वचा होती है मुलायम होती है या फिर ढीली ढाली होती है। क्या होती है, ढीली ढाली होती है, इसलिए इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबे कान वाली नस्ल कौन सी होती है, तो सबसे लंबे कान याद रखिए लिंकन के पाए जाते हैं। लिंकन मतलब लंबे, ठीक है, लिंकन से ही आप याद रख सकते हो लंबे क्या कान, सबसे ज़्यादा लंबे कान लिंकन के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का योगदान सर्वाधिक होता है, तो वो होता है याद रखिए भेड़ का होता है। अर्थव्यवस्था में पूछा गया है, याद रखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का योगदान सर्वाधिक होता है, तो वो होता है भेड़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऊँट में मद आने को रट या मस्त के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा कि ऊँट में जब मद मतलब जो हीट पीरियड में आता है तो उसे ही बोला जाता है, याद रखिएगा रट या मस्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गौ पशु की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है, तो होती है थारपारकर होती है। और अगर आपको पूछा था भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि रोग प्रतिरोधक है, बिल्कुल आप बता सकते हैं मारवाड़ी जो भेड़ होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है उसमें। लेकिन अगर आपको पूछा था गाय में, तो बिल्कुल आप बताओगे कि सर जी गाय की जो थारपारकर नस्ल है ये भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल होती है। ओके, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको सारे ही आपको नोट डाउन जरूर कर लेने हैं, क्योंकि याद रखिए ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई सी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी रखते हैं, तो याद रखिए जो लैक्टोमीटर की रीडिंग है ये रखते हैं 0 से 40। अब आप बोलोगे कि सर जी लैक्टोमीटर का प्रयोग क्या कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिए लैक्टोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए या फिर दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से बता दीजिए सर जी, तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए और दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर की जो रीडिंग होती है 0 से 40 के मध्य आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा था विश्व में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान होता है, याद रखिएगा नेचुरल टाइप में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से जो सीमन को कलेक्ट किया गया है उस सीमन से ही क्या करना, मादा गाय या भैंस कोई सी भी है मादा पशु उसे गर्भित करना क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। दोबारा से याद रखिएगा आप डेफिनेशन कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे कि कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आप ये बता सकते हो कि आर्टिफिशियल वेजाइना के माध्यम से कलेक्ट किया हुआ आर्टिफिशियल जो सीमेन होता है उससे मादा पशु को गर्भित करना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ओके,
लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान का जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई थी, तो लियोनार्दो के द्वारा की गई थी। लेकिन भारत में अगर आपको पूछाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा संपत कुमार के द्वारा की गई थी। आप तो वैसे भी याद रख सकते हो, याद रखिए विश्व में जो फॉरेन कंट्री में नाम है वो ऐसे ही अजीब व गरीब होते हैं, ठीक है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। और संपत कुमार है, इंडिया का नाम है, ठीक है, आपको पास भी कोई संपत तो होगा ही, कोई लेडीज़ का भी नाम होता है संपत वैसे, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व में लाफार्ड, लियोनार्दो और भारत में संपत कुमार है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्लास अटेंड नहीं की थी वो भी यहाँ पर क्लास को अटेंड कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बेस्ट ऑफ लक।